नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी सच्चाई लेकर के आया हूं जो बहुत ही ज्यादा भयानक है। और मैं नहीं जानता कि आपने इस सच्चाई को कभी अपने आसपास होते हुए महसूस किया है या नहीं, लेकिन साथियों, जितना आप इस दुनिया के बारे में जानते जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि वास्तव में आप इस दुनिया के बारे कुछ भी नहीं जानते। इस दुनिया में हम वही चीज जान सकते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और उन्हें ही शैतानिक पावर्स कहते हैं। वो शैतानिक पावर्स दुनिया भर में मौजूद है और आप कभी ना कभी इन अफवाहों के बारे में जरूर सुनते भी होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही घटना लेकर के आया हूं जो एक लड़के के साथ हुई थी। ये घटना उस लड़के के साथ आज से लगभग 9 साल पहले हुई थी, जब वो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था। आज तो वह दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, लेकिन आज उस घटना को याद करके वो पूरी तरह कांप जाता है। अगर उस समय वो वहां से नहीं निकलता तो शायद आज वो एक खौफनाक दुनिया में जी रहा होता, क्योंकि उसके साथ पढ़ने वाले उसके 3 दोस्त उस शैतानी दुनिया में खो चुके हैं। उसके 3 दोस्तों ने इसको भी अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसके ऊपर किसी भगवान की कृपा ही मान लो कि यह अपने आप को अपने धर्म से अलग नहीं कर पाया, अपने आप को पूजा पाठ से अलग नहीं कर पाया, और इसी वजह से वो उन शैतानिक पावर से बच पाया। तो उन्होंने हमारे साथ ये घटना शेयर की है ताकि बाकी लोगों को भी उस शैतान की दुनिया के बारे में पता चल सके। और अगर आपके आसपास भी कभी इस प्रकार की अननेचुरल चीजें होती हुई आपको दिखें तो आप उससे पहले ही आगाह हो जाएं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी में आपको उसी इंसान के पर्सपेक्टिव से सुनाता हूं जो इस पूरी घटना का भुगत भोगी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गौरांश है और यह बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज में फाइनल ईयर में था। पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था। मैं हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ रहता था। हम 4 लड़के, विजय, रोहन, विक्रम और मेरा एक ही कमरा था। हम चारों अच्छे दोस्त थे और मौज मस्ती करने के लिए हम चारों एक साथ हो जाते हैं, जबकि अकेले ही बैठकर पढ़ाई करते थे। हम लोगों को एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है इससे कुछ खास मतलब नहीं रहता था, लेकिन हम सब में हमारा दोस्त रोहन जो था वो थोड़ा अलग सा था। मतलब हम सभी भगवान का प्रसाद खाते थे, लेकिन रोहन नहीं खाता था। यहां तक कि हम लोग कहीं किसी लंगर में भी खा लिया करते थे, लेकिन रोहन कभी भी इसमें नहीं खाता था। हमने कई बार रोहन से इस बारे में बात की, लेकिन रोहन ने हर बार यह बोल दिया कि वह भगवान में नहीं मानता। इसके आगे हमने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा कि अब हर किसी का अपना मानना होता है। इसी के साथ ही वो हर महीने किसी एक दिन बाहर रहता था और सुबह ही घर आता था, और जब वो आता था तो कंबल ओढ़कर वापस आता था। इसी के साथ ही उसके शरीर में से एकदम ठंडक का आभास होता था। मैंने एक आध बार उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो पूरी रात ऐसी में बैठा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये मुझे अजीब तो लगा, बट मैंने फिर ज्यादा बहस नहीं की। हम सभी का सेकेंड ईयर का एग्जाम हो गया था। हमने एग्जाम में ठीक ठाक ही किया था, लेकिन एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया उसमें एक चीज के लिए मुझे काफी हैरानी थी। वो ये कि रोहन एग्जाम में पहले मतलब हमेशा ठीक ठाक स्कोर करता था, लेकिन इस बार वह 80% ले आया था। सच कहूं तो उस समय मुझे उससे थोड़ी जलन हुई थी, क्योंकि वह हमारा दोस्त था। उसके नंबर हमसे ज्यादा कैसे आ सकते हैं, इसके लिए हम सब ने मिलकर उसे काफी चिढ़ाया भी कि तूने जरूर चीटिंग की होगी, लेकिन वह हर बार हंसकर टाल देता। खैर, अब हम सारे अपने 3rd ईयर में थे और यहाँ पर भी रोहन सबसे काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था। अब इसके लिए मुझे रोहन से थोड़ी जलन होने लगी थी, और सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ही नहीं बल्कि बाकी सबको भी उससे जलन हो रही थी।
इसलिए अब हम सारे पढ़ाई पर और ज्यादा अच्छे से ध्यान देने लगे थे। इससे हमारे परसेंटेज भी सुधरे। टेस्ट में हमारे 60 से 70% तक आने लगे थे, लेकिन रोहन के अब 90% तक आने लगे थे। हम अब भी रोहन से काफी पीछे थे। हम सारे अभी बच्चे ही थे। हमारी उस समय इतनी ज्यादा उम्र नहीं हुई थी, इसलिए हम कभी कभार बैठकर शराब वगैरह पी लेते थे, क्योंकि हमें ये पीना कूल लगता था। इसी तरह एक दिन जब हम सारे बैठकर शराब पी रहे थे, तब विक्रम ने उससे पूछा, क्या बात है रोहन भाई, आजकल तो तुम्हारे बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं, जबकि पहले तो तुम हम सबसे फिसड्डी थे। क्या कर रहे हो तुम ऐसा? ये सुनकर रोहन बोला, बस भाई, पढ़ाई में ध्यान अच्छे से लगा रहा हूं, इस वजह से मेरे नंबर बढ़ रहे हैं। तभी मैं बोला, पढ़ तो हम सभी ही रहे हैं, लेकिन हमारे नंबर एकदम से इतने नहीं बढ़े थे, धीरे धीरे करके ही बढ़े हैं। लेकिन तुम्हारे नंबर तो एकदम से ही 80 से 90% आने लगे। जरूर कुछ तो बात है जो तुम हमें बताना नहीं चाहते। अब इसके आगे जो रोहन बोला, उस पर मुझे काफी हैरानी हुई। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उस समय उसने यह सब जो बोला था वह नशे में बोला था, या फिर सच में वो यही बोलना चाहता था। रोहन बोला, मुझे मेरी लाइफ में कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए मैंने अपना भगवान ही बदल दिया है। सच कहूं तो मुझे उस समय छड़ी नहीं थी, इसलिए ये सब सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। तब मेरे दोस्त विजय ने पूछा, अच्छा, तो अब तुम कौन से भगवान को मानते हो? रोहन लड़खड़ाती जुबान में बोला, हमारा भगवान एक अलग ही है और वो हमारी हर इच्छा पूरी करने में हमारी सहायता करता है। मैं एक कल्ट का सदस्य हूं। वहां पर हम हर महीने एक बार इकट्ठे होते हैं और फिर साथ में बैठकर एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। उस अनुष्ठान को करने के बाद हम सभी के अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाती है। बस इतना समझ लो कि ये उसी ऊर्जा का कमाल है। पहले मैं तुम लोगों की तरह ही था, लेकिन अब जब से मैं संस्था का सदस्य बना हूं, तब से मैं अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान और ताकतवर महसूस करता हूं। मुझे हर चीज एक ही झटके में याद हो जाती है। ये सुनकर मैंने हैरानी से कहा, जो भी चीज हमें इतनी आसानी से मिल जाए वह स्थायी नहीं होती और उसके बदले में हमें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इन सब की कीमत तुम्हें भी चुकानी पड़ सकती है, इसलिए तुम इन सब से जितना हो सके उतना दूर रहो। रोहन बोला, हाँ, मुझे पता है कि इन सब के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो ये कि मरने के बाद मेरी आत्मा सदा के लिए शैतान की गुलाम बन जाएगी। लेकिन मुझे यह मंजूर है, क्योंकि कम से कम मैं मेरे जीते जी एक अच्छी जिंदगी तो जीऊंगा। अभी देखना तुम सभी, जब हमें प्लेसमेंट के लिए ऑफर आएगा, तब मेरी जायब एक बहुत ही बढ़िया कंपनी में लग जाएगी और फिर मैं वहां से लाखों रुपए कमा लूंगा। और क्या चाहिए? देखो दोस्तों, कामयाबी कुर्बानी मांगती है। आज के समय में वही पैसे वाला है जो कुर्बानी देता है। रोहन की बात सुनकर मैं काफी हैरान रह गया था कि आखिर कोई इंसान सिर्फ अपने कुछ साल अच्छे से रहने के लिए हमेशा के लिए अपनी आत्मा का सौदा कैसे कर सकता है। खैर, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो उल्टा मुझे ही इन सब में धकेलने की कोशिश करने लगा। उसके बाद मैं ज्यादा बहस न करते हुए चुपचाप सो गया। अगले रोज मेरे दोस्तों को तो पता ही नहीं था कि पिछली रात हमारे बीच किस बारे में बात हुई, लेकिन मुझे सब याद था क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं पी थी। रोहन और बाकी सारे एकदम सामान्य थे, लेकिन मैं अब इस बारे में जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर वो संस्था किस तरह की होगी और वहां की गतिविधियां कैसी होंगी। लेकिन सवाल ये था कि रोहन ये बात मुझे इतनी आसानी से कैसे बताएगा। मुझे ये जानने की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि इसके लिए मैंने सोचा कि जब कमरे में कोई ना हो तो रोहन की अलमारी चेक करनी चाहिए, क्योंकि शायद वहां से मुझे उस संस्था का नाम नंबर पता चले। और एक दिन किस्मत से मुझे वो मौका मिल ही गया। एक दिन कमरे में कोई नहीं था, सारे ही बाहर गए हुए थे और किस्मत से रोहन अपनी अलमारी की चाबी भी यहीं भूल गया था। सबके जाते ही मैंने दरवाजा लगाया और फिर रोहन की अलमारी देखने लगा। सच कहूं तो पूरी तरह से छान मारने पर भी उसकी अलमारी में मुझे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इन सब से मैं काफी दुखी हुआ।
क्योंकि एक तो मैंने अपने दोस्त की चोरी छिपे अलमारी देखी, ऊपर से इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला। उस वक्त मुझे लगा कि शायद उस रात रोहन को ज्यादा चढ़ गई होगी, तभी उसने ये सब कहा। खैर, मुझे काफी गिल्ट महसूस हो रहा था। मैंने चाबी वहीं रखी और वापस पढ़ने लगा। इन सब को गुजरे अभी 3-4 दिन ही हुए होंगे कि तभी एक दिन रोहन शाम को बाहर जाने लगा। मैंने उससे पूछा कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, तो उसने जवाब दिया कि वो एक ज़रूरी काम से अपने किसी दोस्त के घर जा रहा है, कल सुबह तक ही वापस आएगा, इसलिए हम सारे उसका इंतज़ार ना करें। ये बोलकर रोहन निकल गया और फिर हम सारे पढ़ने लगे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद हम सारे लेट गए। लेटे लेटे ही मेरा दोस्त विक्रम बोला, कितना अजीब है ना कि रोहन हर महीने ही किसी एक रात हॉस्टल से बाहर रहता है और जब वो वापस आता है तो वो कितना अजीब लगता है ना। इसके लिए वो बहाने भी बनाता है और सच कहूं तो मैं कभी उसके बताए बहाने से संतुष्ट नहीं हुआ। ये सुनकर मेरा भी माथा ठनका, क्योंकि सच में रोहन हर महीने किसी खास दिन हॉस्टल से बाहर ही रहता था। तब मैंने उससे पूछा, याद है लास्ट टाइम वो कब बाहर रहा था? हम सारे ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक मेरी नज़र कैलेंडर पर पड़ी। आज के दिन अमावस्या की रात थी। फिर कुछ सोचकर मैंने पिछले महीने की तारीखों पर गौर किया। फिर जो चीज़ मैंने नोटिस की वो काफ़ी शॉकिंग थी, और वो ये कि पिछले महीने भी रोहन अमावस्या की रात को ही बाहर गया था। मैंने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई। ये सब सुनकर हम सभी हैरान थे कि तभी मेरा दोस्त विजय बोला, अगर ऐसा है तो रोहन अगले महीने भी अमावस्या की रात को ही जाएगा। लेकिन वो अमावस्या को ही क्यों जाता है? उससे आगे पीछे भी तो जा ही सकता है। हम सभी अब जानना चाहते थे कि आखिर रोहन कहाँ जाता है, और इसके लिए हमने एक प्लान बनाया। हम सब ने मिलकर सोचा कि हम अब अगली अमावस्या का इंतजार करेंगे और फिर उसका पीछा करते हुए वहां जाएंगे जहां वो जाएगा। हमने ये करने का सोच तो लिया था, लेकिन अगर हम उस दिन ये ना करके अपने काम से काम रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। खैर, हम अगली अमावस्या का इंतजार करने लगे। इस दौरान हमने रोहन को कानों कान खबर नहीं होने दी थी कि आखिर हमारे बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। जैसे तैसे 1 महीना बीता। हर बार की तरह इस बार भी रोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन हमें अब इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। खैर, अमावस्या की रात आई और रोहन फिर से बाहर निकला, लेकिन इस बार हम भी उसके पीछे पीछे बाहर निकले। हम सारे एक निश्चित दूरी से रोहन का पीछा कर रहे थे। कुछ दूर जाकर वो एक मीट शॉप में घुसा। इस दौरान हम लोग दूर से उस पर नजर रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो एक काला सा थैला लेकर मीट शॉप से बाहर निकला और फिर वापस चलने लगा। हम सारे उसके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ देर बाद वो एक पाइंश इलाके में जाने लगा। वहां के बंगले काफी सुंदर और भव्य थे। जहां तक हमें पता था, रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था और उसका ऐसे इलाके में आना कुछ हजम नहीं हो रहा था। खैर, कुछ आगे चलकर रोहन एक सफेद बंगले के आगे रुका। उस बंगले के मेन गेट पर एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। रोहन ने अपने पास मौजूद काली थैली में से एक मुर्गी का पंजा निकाला और उस आदमी को दिया। पंजा लेते ही उस आदमी ने गेट खोल दिया और इसी के साथ ही रोहन अंदर चला गया। अब रोहन तो अंदर चला गया था, लेकिन सवाल ये था कि हम अंदर कैसे जाएं। हम इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि वहां एक और आदमी आया और उसने भी वैसा ही एक मुर्गी का पंजा उस आदमी को दिया और फिर वो अंदर चला गया। इन सब से हमें ये बात पता चल चुकी थी कि शायद वो मुर्गे का पंजा अंदर जाने का एंट्री पास होगा। हम लोगों के पास वो पंजा नहीं था, इसलिए हम बाहर ही रहकर रोहन के बाहर आने का इंतजार करने लगे। लगभग 1 आध घंटे बाद वो गेट पर खड़ा आदमी भी अंदर चला गया। ये देखकर हमने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हम तेजी से उस बंगले के मेन डोर के पास आने लगे। वो गेट काफी लंबा था और उसे फांदना फिलहाल सही नहीं था, क्योंकि इस घर के अंदर बहुत सारे लोग थे और अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो पता नहीं हमारी कितनी धुलाई होती। हमने बंगले के बाहर से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन गेट बहुत बड़ा था। हमें उससे बस इतना ही दिखाई दिया कि उस गेट के ठीक सामने एक लकड़ी का दरवाजा था और उस दरवाजे के नीचे से हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी।
जब हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखा तो फिर हम वापस उस दीवार के पीछे जा छिपे जिसके पीछे पहले छिपे थे। हमें वहां पर छिपे लगभग 3-4 घंटे होने को आए थे कि तभी वो गेट खुला। गेट के खुलते ही उसमें से कंबल ओढ़े बहुत से लोग बाहर निकलने लगे। उनमें से एक कंबल पर हमारी नजर ठहर गई। क्योंकि वो कंबल हमारे दोस्त रोहन का था, इसलिए हम समझ चुके थे कि ये हमारा दोस्त रोहन होगा। हम तीनों हैरानी से उसे देख रहे थे क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम था और इतनी गर्मी में रोहन ने कंबल क्यों ओढ़ा हुआ था। यहाँ तक कि वहां मौजूद सभी लोग जो अंदर गए थे कंबल ओढ़ ओढ़ कर बाहर आ रहे थे। हम तीनों ने रोहन का एक निश्चित दूरी से पीछा किया। हमने पाया रोहन हमेशा की तरह इस बार भी वापस कमरे में आ चुका है। अब तक 5 बज चुका होगा। कमरे में आकर वह अपने बिस्तर पर सो गया। इसी के साथ ही हम भी वापस कमरे में आ गए। हमें कमरे में उस समय आता देखकर वह बोला, तुम सब कहाँ गए थे? हम लोग उसे सच तो नहीं बता सकते थे, इसलिए हमने बोला कि हम एक साथ पार्टी कर रहे थे और फिर वापस आकर हम सारे भी अपने अपने बिस्तर पर आकर सो गए क्योंकि हम लोग पूरी रात के जाग रहे थे। अगले दिन हम आगे की योजना बनाने लगे कि आखिर हम उस बंगले के अंदर घुसे तो घुसे कैसे। तब मेरे दोस्त विक्रम ने कहा, देखो दोस्तों, अगर हम सभी बंगले के अंदर पकड़े जाएंगे और फिर हमारी धुलाई होगी, वह बात अलग है। इसलिए हमें नियमों के हिसाब से उस कमरे में जाना चाहिए। उस बाहर खड़े आदमी को रोहन ने और बाकी सब ने एक मुर्गी का पंजा दिया था। उससे वह सारे उस बंगले के अंदर गए थे, तो अगर हमें उस बंगले के अंदर जाना है तो हमें भी उसे मुर्गे का पंजा देना पड़ेगा। ये सुनकर मैं और विजय हैरान रह गए क्योंकि अगर हम पकड़े जाते तो पता नहीं वह लोग हमारा क्या हाल करते। लेकिन फिर अगले ही पल विक्रम दोबारा बोला, देखो, डरने की बात नहीं है क्योंकि देखा नहीं वह बंगला कितना आलीशान था और रोहन कितने साधारण परिवार से ताल्लुकात रखता है और वो उस बंगले के अंदर सिर्फ पंजे को देने से गया था। क्या पता शायद हम तीनों भी उस बंगले के अंदर जा पाए और जाकर देखें कि माजरा क्या है। और मुझे नहीं लगता वहां पर इतनी कोई छानबीन होगी, और अगर हुई तो तब की तब देखेंगे। हमें ये बात सही लगी और फिर हम तीनों दोबारा से अमावस्या का इंतजार करने लगे। 1 महीने बाद जब दोबारा अमावस्या आई तो फिर रोहन काम का बोलकर दोबारा हॉस्टल से बाहर निकला और हम भी उसके पीछे पीछे दोबारा आए। पिछली बार की तरह इस बार भी रोहन एक मीट शॉप पर गया और वहां से एक मुर्गे का पंजा खरीदा और खरीदकर बाहर आया। उसके बाहर आते ही हमारा दोस्त विक्रम उस मीट शॉप के अंदर गया और वहां से उसने भी 3 पंजे खरीदे और फिर हम दोबारा रोहन के पीछे पीछे आने लगे। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बार जहां पर यह सब हो रहा था वह बंगला एक दूसरे इलाके में था। बंगले के एंट्री गेट पर वही हट्टा कट्टा शख्स खड़ा था। रोहन ने उसे वह मुर्गे का पंजा दिया और फिर अंदर आ गया। हम तीनों लगभग 15-20 मिनट तक वहीं रुके और फिर 15-20 मिनट बाद एक एक करके एक एक पंजा लेकर बंगले के मेन गेट पर गए और उस बंदे को वह पंजा दिया। पंजा लेते ही उस शख्स ने गेट खोला और फिर हम सारे अंदर आ गए। हमने वहां घुसने का पहला पड़ाव पार कर लिया था और अब दूसरे पड़ाव की बारी थी। यहां एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हम तीनों भी रोहन की तरह ही एक एक कंबल अपने साथ लेकर गए थे क्योंकि वहां से निकलने के लिए अपने ऊपर कंबल डालना जरूरी जो था। हम लोग कंबल लेकर अंदर आए, लेकिन उस बंगले के बाहर ही हमें वह कंबल रखने को कहा गया। हमने अपने अपने कंबल वहीं एक कोने पर बाकी कंबलों के साथ रख दिए और फिर अंदर आ गए। वहां जाकर मैंने देखा कि वहां पर करीबन 60-70 लोग थे। वे सब लोग गोल घेरा बनाए हुए थे। उनकी देखा देखी हम लोग भी उनके घेरे में शामिल हो गए। कमरे के अंदर बहुत कम सफेद रोशनी थी जिससे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस गोल घेरे में 3 परतें थीं। पहले घेरे में कुछ लोग थे, उसके बाद के घेरे में पहले घेरे से कुछ ज्यादा लोग थे और फिर उसके बाद के घेरे में सबसे ज्यादा लोग थे। सबसे लास्ट का जो घेरा था वह बहुत ज्यादा बड़ा था। हम तीनों दोस्त इस घेरे के अंदर शामिल हो गए। हमारा दोस्त रोहन तो पता नहीं इनमें से कौन से घेरे के अंदर था। उसे घेरे में खड़े खड़े मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ जा रहे थे। सच कहूं तो मुझे डर लगने लगा था
क्योंकि यह लोग साधारण तो नहीं लग रहे थे, और अगर रोहन ने सबको बता दिया कि हम उसके साथी नहीं हैं, तो फिर यह लोग हमारे साथ पता नहीं क्या करते। उस कमरे में इतने लोग थे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उस कमरे में बस सांसों की आवाज आ रही थी। इसीलिए हम चारों भी सबकी तरह शांति से वहां खड़े थे। तकरीबन 1 घंटे बाद एक 60-70 साल का बूढ़ा शख्स वहां आया। उसे देखते ही सभी लोग घेरा तोड़ते हुए उसे जगह देने लगे। वह आदमी काफी पतला था और उसने कोई काला सा लंबा सा चोगा टाइप का कुछ पहना हुआ था, जिसके पीछे एक हुडी भी थी। वह हुडी उसने अपने सर पर लगाई हुई थी और उससे उसका सिर्फ चेहरा ही दिख रहा था। उसके हाथ में एक लंबी सी तलवार जैसा कुछ था, लेकिन वह तलवार अजीब सी ही थी। मतलब वह ऊपर की तरफ से किसी ट्रायंगल झंडे की तरह नुकीली थी, लेकिन धारदार थी। वह शख्स दुबला पतला जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर सपाट भाव थे। यहां तक कि वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर सपाट भाव थे, जिन्हें देखकर मुझे डर लगने लगा था, और शायद मेरे साथ साथ मेरे बाकी दोस्तों का भी यही हाल था। वो शख्स जाकर उस घेरे के बीचों बीच पालथी मारकर बैठ गया था, जबकि हम बाकी सारे लोग गोल घेरे में अभी भी खड़े थे। कुछ देर बाद वहां पर 2 आदमी लोग नगाड़े बजाने लगे। धम धम की आवाज वहां गूंजने लगी, और फिर वो बीच में बैठा शख्स अजीबोगरीब मंत्रोच्चारण करने लगा। उसके मंत्र उच्चारण करते ही वहां मौजूद सारे लोग अपना सर धीरे धीरे गोल गोल घुमाने लगे। उनकी देखा देखी हम लोग भी अपने अपने सर गोल गोल घुमाने लगे। ये सब काफी देर तक यूं ही चला रहा। अब तो सच कहूं तो मेरी गर्दन भी दर्द होने लगी थी, लेकिन मुझे फिर भी अपनी गर्दन को वैसे ही घुमाना पड़ रहा था ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो। कुछ देर बाद उस शख्स ने मंत्र उच्चारण करना बंद किया। उसके ऐसा करते ही सभी लोग बिल्कुल सामान्य हो गए। उनके साथ साथ मैं भी सामान्य हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि चलो जान छूटी, वरना मेरी तो गर्दन ही दुखने लगी थी। इतनी ही देर में एक आदमी एक बकरे को लेकर वहां आ गया। मुझे नहीं पता कि वह बकरा था या बकरी, लेकिन यूजुअली जिस काम के लिए उसे लाया गया था उसके लिए बकरे ही लेकर आते हैं। उस बकरे को जैसे ही लेकर आ रहे थे, वैसे ही आसपास के लोग उस घेरे से हटकर उसे जगह दे रहे थे। मैं भी उन्हीं की तरह कर रहा था और मेरे दोस्त भी। अब सारे लोग एक साथ आकर एक बहुत बड़ा घेरा बनाने लगे थे। यह देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उस घोर घेरे में वह आदमी अब भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में वह अजीब सा हथियार अब भी था। मेरे मन में अब उस बकरे के लिए थोड़ा डर आने लगा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अब उस बकरे की बलि चढ़ाई जाएगी। उस बकरे को उस काला चोगा पहने शख्स के एकदम पास लाया गया। वह शख्स आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसके पास आते ही वह बकरा जोर जोर से मिमियाने लगा। इसी दौरान उस काले चोगे पहने शख्स ने अपनी आंखें खोली। उसने उस बकरे की ओर एक नजर देखा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उसने अजीबोगरीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। यह मंत्र पहले वाले मंत्रों से थोड़ा अलग थे। इस समय मंत्र उच्चारण के समय ही एक अन्य शख्स ने उस काले चोगे पहले शख्स के हाथ में एक धारदार हथियार दिया। उस काले चोगे पहने शख्स ने अगले ही पल मंत्रोच्चारण करते करते उस बकरे की गर्दन उड़ा दी। ये सब मेरे लिए हैरानी वाला नहीं था, क्योंकि मैं मांसाहारी थी। ऐसा करते ही उस बकरे का शरीर ऐसे ही कुछ देर तड़पता रहा और फिर शांत पड़ गया। ऐसा होते ही वहां नगाड़े दोबारा से बजने लगे और फिर सब लोग दोबारा वैसे ही गोल गोल सिर घुमाने लगे। इसी के साथ ही मेरी गर्दन का दर्द फिर से शुरू हो गया। यह सब प्रकरण कुछ देर यूं ही चलता रहा और फिर थोड़ी ही देर में उस बकरे को भूनकर सबको बांटा गया। मैं तो उससे खुश था कि चलो फ्री में ही आज मटन खाने को मिल गया। हम सब ने वह खाया और फिर खाने के कुछ देर बाद मेरे शरीर में कंपी होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या है। मुझे इतनी ठंड तो कभी ठंडी में भी नहीं लगी और अभी तो गर्मी है। फिर इसी के साथ ही वो काले चोगे वाला शख्स बोला, आज की हमारी यह साधना यही पूरी होती है। हमें खुशी है कि हमारी इस संस्था में बहुत से नए लोग जुड़ गए हैं। इसी तरह से चलता रहा तो हमारा धर्म सबसे ऊपर होगा। अब आप सभी लोग कंबल ओढ़े अपने अपने घर जा सकते हैं। धन्यवाद।
इसके बाद वे सारे लोग एक एक करके बाहर की तरफ जाने लगे। हम भी उनके साथ बाहर आने लगे। बाहर आते ही सब लोगों ने अपने अपने कंबल उठाए और फिर वहां से जाने लगे। हम लोगों ने भी अपना कंबल उठाया और उसे ओढ़कर वहां से जाने लगे। उस समय सच पूछो तो इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि वह कंबल हमारी ठंडक दूर नहीं कर पा रहा था। हम सारे कांपते कांपते किसी तरह से हॉस्टल पहुंचे। रोहन पहले ही वहां पहुंचकर सो चुका था। हम सबको इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए हम सब ने भी बस अपनी सर्दियों वाली रजाई निकाली और सो गए। आज जो भी कुछ हुआ वह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था और यह बात तो मेरे दिमाग में घुस नहीं रही थी। आखिर ये सब करने के बाद हमें ठंड क्यों लग रही है? खैर, उस समय हमारी कुल्फी जमी हुई थी, इसीलिए हम लोग चुपचाप रजाई के अंदर मुंह डालें सो गए। मुझे सामान्य होने में 3 से 4 घंटे का समय लगा। 3 से 4 घंटे बाद मैं वापस गर्मी महसूस कर पा रहा था, इसलिए मैंने अपनी रजाई हटा दी। वहीं मेरे दोस्तों ने भी अपनी रजाइयां हटा दी। हम लोगों को इस तरह से देखकर रोहन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अब हम इससे पहले उससे कुछ बोलते वह बोला, तुम लोग भी कल मेरे साथ वहां पर गए थे ना? मैंने तुम्हें वहां पर देख लिया था, तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान आ गई थी, जिसे देखकर मैं अंदर ही अंदर सिहर उठा था। तब विक्रम बोला, देखो, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, सच कहूं तो हम तुम्हारे पीछे गए थे और इससे पहले भी तुम्हारे पीछे गए थे, मगर इस बार हम बंगले के अंदर भी आए थे। तुम लोग ये अजीब सा काम क्यों करते हो और ये करके तुम्हें क्या मिलता है? तब रोहन बोला, कल जो हुआ उसके बाद से तुम भी उस संस्था के सदस्य बन गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये ही अच्छा है कि हर बार वहां साधना के लिए चलो। और हाँ, हर साधना के बाद तुम्हें काफी ठंड लगेगी, क्योंकि नई ऊर्जा तुम्हारे शरीर में जो जाती है, लेकिन चिंता मत करो, धीरे धीरे करके तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तुम्हें पता है कि तुम्हें यह ठंड क्यों लगने लगी है? इसका साफ मतलब है कि तुम अब इस संस्था का हिस्सा बन चुके हो और तुम्हारे अंदर भी मेरी भी तरह कुछ खास शक्तियां हैं। ये सुनकर हम सारे काफी हैरान रह गए। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा, मैं नहीं मानता इन बातों को और तुम लोग यह सब करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इतने में ही विजय बोला, हमारे पास किस तरह की शक्ति है? मतलब हम समझे नहीं। रोहन बोला, मतलब कि अब से जो तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। जैसे कि तुम्हारे भी एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तुम जो कुछ भी पढ़ोगे वह तुम्हारी दिमाग में एक झटके से आ जाएगा। तुम बहुत बड़ी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो उसमें भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे। तुम कभी कोई गलत काम भी करो तब भी पकड़े नहीं जाओगे, और इन सब के लिए तुम्हें फिलहाल कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? यह अच्छा है ना? यह सुनकर विजय और विक्रम काफी हैरान रह गए, जबकि मेरे लिए यह कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि मैं उसकी बात पहले भी सुन चुका था। हालांकि सुनी तो इन दोनों ने भी थी, लेकिन शराब के नशे में ये दोनों उस बात को भूल चुके थे। तब मैं बोला, इसकी बात मत सुनो। अगर हमें कोई भी चीज इतनी आसानी से अभी मिल रही है तो बाद में हम कह नहीं सकते कि हमें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। हो सकता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य हमसे छिन जाए। रोहन बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें जीते जी किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद हमारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शैतान की गुलाम बन जाएगी। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है, क्योंकि अपने जीते जी तो हम काफी कुछ पा ही चुके होंगे। कम से कम हमें मरते समय इस बात की खुशी तो होगी कि हम राजा की तरह जिए थे। तुम लोग भी मेरी तरह इंसान हो, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हो। तुम्हें भी कभी कभार कुछ लेने का मन करता होगा, लेकिन पैसे ना होने की वजह से तुम लोग अपना मन मार लेते हो, जैसे कि मैं मार लेता था। यहाँ तक कि पैसे ना होने की वजह से मैं अपनी बहन को भी खो चुका हूँ। उसी दौरान मुझे समझ आ चुका था कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा। लगभग 1 साल पहले मैं संस्था से जुड़ा था। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज देखो, आज मेरे पास हर वह चीज है। मेरे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं है।
मेरा परिवार सुख और समृद्ध है क्योंकि मैंने इस संस्था को चुना है। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। वैसे तो तुम लोग अब इस संस्था का हिस्सा बन चुके हो और अब तुम इससे बाहर भी नहीं निकल सकते, और अगर तुमने इससे बाहर निकलने की कोशिश की तो इसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि तुम लोग खुशी खुशी इस दुनिया में आ जाओ। विजय मंत्रमुग्ध होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो मुझे काफी प्रभावित लग रहा था, इसलिए वह बोला, मुझे मंजूर है। मुझे मेरे जीते जी सब कुछ चाहिए। मैं अपना जीवन अच्छे से जीना चाहता हूं और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मंजूर है। मैं और विक्रम यह सुनकर काफी हैरान हो गए। हम लोगों ने विजय को समझाने की कोशिश की कि इस रास्ते से वापसी मुमकिन नहीं होगी, लेकिन उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब रोहन बोला, मुझे खुशी है विजय कि तुम भी मेरी तरह संस्था का हिस्सा हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और तुम लोग भी। अब से तुम लोग अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, उनका प्रसाद भी नहीं खा सकते और ना ही किसी तरह का कोई धार्मिक काम कर सकते हो। यह सुनकर विजय तो झट से राजी हो गया, लेकिन हम दोनों ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। तब रोहित बोला, मेरा काम था तुम लोगों को समझाना, और अगर तुम लोग अभी नहीं समझे तो फिर इसका परिणाम क्या होगा वह तुम खुद ही देख लेना। अब हमारा 4 दोस्तों का ग्रुप 2 भागों में बंट गया था, एक रोहित और विजय और दूसरा मेरा और विक्रम का। इस दौरान हमें एक साया हमेशा हमारे साथ महसूस होने लगा था। शुरू में तो मैं इससे काफी असहज हुआ, लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत होती जा रही थी। मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक दिन जो हुआ उसने विक्रम को भी उन दोनों के साथ जा मिलाया। असल में इन सब के 4-5 दिन बाद विक्रम जिस निराली नाम की लड़की को पसंद करता था, उसे उसने एक लड़के के साथ देखा। विक्रम ने इस बारे में उस लड़की से बात की तो उसने बताया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सुनकर विक्रम का दिल टूट गया। हॉस्टल में जाकर हमने देखा कि वह काफी परेशान है। हम सब ने उसकी परेशानी का कारण पूछा, तब विक्रम ने सब बता दिया। तब मैंने उसे समझाया कि वो निराली को भूल जाए, क्योंकि विक्रम ने आज तक उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया था और निराली किसी और को पसंद करती है, इसलिए उसके लिए यही सही होगा कि वह उसे भूल जाए। अच्छा दोस्त होने की नाते मैंने उसे यही सलाह दी, जबकि यह सब बातें रोहन और विजय भी सुन रहे थे। यह सुनकर रोहन बोला, मुझे नहीं लगता विक्रम कि तुझे ये सब ऐसे ही जाने देना चाहिए, क्योंकि तेरी निराली से हर रोज बात होती थी और तू उसके होमवर्क तक किया करता था। क्या उसे नहीं पता कि लड़के ऐसा क्यों करते हैं? अरे उसने तेरा फायदा उठाया है, और जब उसे वो लड़का मिल गया जो पैसे वाला है तो उसने तुझे किनारे कर दिया। विक्रम काफी गुस्से में था और रोहन की बात ने आग में घी डालने का काम किया, और फिर वह रोहन से बोला, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूं। यह सुनकर मैं काफी घबरा गया, क्योंकि मैंने रोहन के अंदर इस तरह का इंसान पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे समझाया कि अगर ऐसा कुछ था तो तुझे यह बात उसे बतानी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो कभी यह बात उसे नहीं बताई, और गलती तेरी भी तो है। उसके आगे पीछे घूमने की वजह, उससे डायरेक्ट बात करता तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। अब भी वक्त है, भूल जाओ इन सबको, तुझे निराली से अच्छी लड़की मिलेगी। लेकिन विक्रम ने तो जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं थी। वो उनसे बोला, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूं, क्या तुम दोनों इस काम में मेरी मदद करोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी संस्था में शामिल हो जाऊंगा। इस पर वे दोनों राजी हो गए, और फिर उस रात ये लोग हाइंस्टल में नहीं आए। अगले दिन विक्रम जब वापस आया तो उसके चेहरे पर एक सुकून था। सुकून क्या, मुझे तो उसके चेहरे पर एक हैवान नजर ज्यादा आ रहा था। तब मैंने उससे पूछा, तुम लोग रात में कहां गए थे? लेकिन उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वापस आकर बस चुपचाप सो गया। रोहन और विजय भी बिना कुछ बोले चुपचाप सो गए। इससे आगे मैंने उनसे बात करना जरूरी नहीं समझा। सुबह हो चुकी थी, इसलिए मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। यहां आकर मैं अपनी क्लास में आ गया। यहां मैंने एक बात नोटिस की कि आज निराली कॉलेज नहीं आई थी। मैंने इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
ऐसे ही 2-3 दिन बीते और 2-3 दिन के बाद निराली कॉलेज आई। इस दौरान मैंने नोटिस किया कि निराली अब काफ़ी डरी सहमी सी थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि निराली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़की थी और उसका इस तरह का बर्ताव मुझे अजीब लगा। फिर मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले विक्रम कैसे निराली को सबक सिखाने की बात कर रहा था। मेरे मन में डर घर गया कि कहीं इन्होंने निराली के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये सोचकर मैंने निराली से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात को ये कहकर टाल दिया कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। फिर मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि जब वह खुद ही नहीं बताना चाहती तो मुझे क्या मतलब। लेकिन इस दौरान मुझे उसकी एक बात बड़ी अजीब लगी। विक्रम की नज़रें जब थी निराली से टकराती तो निराली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती। यह सब एक बार होता तो मैं इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन यह हर बार की बात थी। जब भी विक्रम या रोहित और विजय उसके सामने जाते हैं, वह एकदम सिहर उठती। इस बारे में मैंने उसकी सहेलियों से बात की, लेकिन निराली ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया था। निराली के नंबर अब टेस्ट में गिरने लगे थे, वहीं मेरे दोस्तों के नंबर बढ़ने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे संभव है। फिर अगले ही पल मुझे उस रात की हुई साधना के बारे में याद आया। अब फिर मुझे लगने लगा कि उस साधना की वजह से ही अगर उनके नंबर ज़्यादा अच्छे आए हैं तो मेरे नंबर अभी भी सामान्य क्यों है। शायद यही कारण था कि मैं इस साधना की बात को मन से नहीं स्वीकार रहा था। मैं अभी भी अपना सामान्य जीवन जी रहा था, पूजा पाठ करता था, कभी कभार मंदिर भी चला जाता था। इस पर रोहन ने मुझे कई बार मना भी किया, लेकिन मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं इस बेकार की साधना के पीछे अपना धर्म नहीं बदल सकता था। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसकी वजह से मुझे मंदिर वगैरह जाना बंद करना पड़ा। असल में मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। अब इससे पहले कि मैं कमरे से निकलता, रोहन ने मुझसे कहा, यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि साधना के बाद भी तुम नॉर्मल रह रहे हो। तुम्हें पूजा पाठ छोड़ना पड़ेगी, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को झेलना पड़ेगा। कोई भी इंसान अपने ऊपर लाख कष्ट झेल सकता है, लेकिन अपने परिवार के ऊपर एक कष्ट भी आए तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। वही मेरे साथ हो रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इस तरह की कोई तकलीफ हो, इसलिए मैंने पूजा पाठ बंद कर दिया। और अब मैं उस दिन को कोस रहा था जब अनजाने में मैंने वो साधना की थी। अब मेरा परिवार बिल्कुल सामान्य था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अगर मैं मेरे भगवान की पूजा नहीं करूंगा तो शैतान की भी कोई साधना नहीं करने वाला। ये सोचकर मैं कभी भी अपने दोस्तों के साथ उस सामूहिक साधना वाले प्रोग्राम में नहीं गया। लेकिन वो लोग अब भी जाते थे और हर गुजरते वक्त के साथ वो लोग पहले से ज्यादा अजीब होते जा रहे थे। अब उसके अंदर से नकारात्मकता मुझे महसूस होने लगी थी। वह लोग हमेशा कोई भी चीज़ कैसे पानी है इस बारे में डिस्कस करते रहते हैं, और अब तो मुझे उनसे डर भी लगने लगा था। इन्हीं सब के बीच कुछ दिन बाद निराली ने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह सुनकर मुझे काफ़ी धक्का लगा, या क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि निराली ने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया। मुझे लगा कि विक्रम को शायद इसके लिए बुरा लगेगा, क्योंकि निराली उसका प्यार जो थी। लेकिन मैं उसका बर्ताव देखकर काफ़ी हैरान हो गया, क्योंकि जिस दिन निराली पर आत्महत्या की कोशिश के बारे में हम सारे बातें कर रहे थे, उस दिन विक्रम, रोहन और विजय साथ में बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीते हुए विक्रम काफ़ी खुश लग रहा था। वह लोग शराब के नशे में पूरी तरह से चूर हो चुके थे, जबकि मैं अपने बिस्तर पर बैठा अपना मोबाइल चला रहा था। इसी दौरान शराब के नशे में विक्रम ने कहा, मैंने बहुत अच्छा मज़ा चखाया उसे। बहुत गुरूर था ना उसे अपने आप पर। देखा किस तरह से उसका गुरूर तोड़ा मैंने। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर निराली की आत्महत्या करने में इसका क्या हाथ था। मैं ये सोच रहा था कि तभी रोहन बोला, हमारे हाथ में शक्तियां रहेंगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। निराली जैसी कोई भी लड़की या कोई भी इंसान हमारे आगे नहीं टिक सकता। देखा ना, उसे भी हमारे आगे घुटने टेकने पड़े। ये सब सुनकर मैं हैरानी से बोला, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया था निराली के साथ?
तब विक्रम बोला, हमने पता किया था कि वो निराली रात में अपने बाय नए फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने जाएगी, इसलिए हमने उस दिन उसका पीछा और फिर सुनसान रास्ता आने पर हमने उन दोनों पर हमला कर दिया। बस फिर क्या था, हमने उसके बाय नए फ्रेंड को बेहोश किया और फिर उसकी असमत लूटी। वो ये बात अगर सबको बताती तो उसकी बहुत बदनामी होती, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से जो थी, और फिर उसे वापस बुला लिया जाता, फिर उसकी कहीं शादी नहीं होती, वो अलग। हमने उसे ये सब बताया और फिर वो डर के मारे चुप ही रही, और फिर जब भी हमारा मन करता हम उसके साथ खेलते और वो चुपचाप हमारी बात ही मानती। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा था कि यह सिर्फ थोड़ा बहुत उसको परेशान कर रहे होंगे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ किया था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं किसी भी तरह से निराली को इंसाफ दिलाना चाहता था, इसलिए अगले दिन मैं उससे मिला और उससे सारी बात कही। तब निराली रोते हुए बोली, प्लीज ये बात किसी को मत बताना, वरना मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। मैंने उसे काफी समझाया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें सजा दिलवाएंगे। तब वो बोली, सजा मिलने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो लोग 10 साल जेल में रहेंगे और उसके बाद नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे, लेकिन इस दौरान मेरा क्या होगा जानते हो? इन सब के लिए भी मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। मेरी पढ़ाई बंद करवाकर मुझे घर पर बिठा दिया जाएगा और फिर मेरी शादी के लिए किसी को ढूंढा जाएगा और मेरा हाथ थामने के लिए भी कोई आगे नहीं आएगा। और अगर मैं अपना मुंह बंद करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए भगवान के लिए मेरी लाइफ को और खराब मत करो। इसके आगे मैं कुछ न कह सका, क्योंकि निराली जो कह रही थी वह सही भी था। हमारे समाज में आज भी हर गलती के लिए लड़की को ही दोषी ठहराया जाता है, और अगर वह कोई कंप्लेंट कर दे तो फिर लड़की की इतनी बदनामी होती है कि उसे पूरी जिंदगी झेलना पड़ता है। मैंने अब उन तीनों से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। मैं उनकी छत्र छाया से भी दूर रहता था। मैंने कई बार हॉस्टल में कमरा बदलने के लिए कहा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। हर महीने अमावस्या की रात वो तीनों वहां जाते और वहां साधना करते। इस दौरान मैं एक बात नोटिस कर रहा था कि वह तीनों बहुत अजीब से हो गए थे। उनका बर्ताव बहुत भयानक हो गया था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि वो जो चाहें वो पा सकते हैं। मैं उनसे ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश करता, लेकिन एक दिन जब बात सबसे ज्यादा बढ़ गई तब मुझे मैदान में आना ही पड़ा। असल में एक दिन वो तीनों क्लास में बहुत लेट आए, जिस कारण हमारे सर ने उन्हें थोड़ा डांट दिया था। यह बात उनके ईगो पर जाकर लगी, जिस कारण उन्होंने सर से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। सर का एक बेटा था जो 16-17 साल का रहा होगा। एक दिन उन तीनों ने मिलकर उसे रास्ते में घेर लिया और फिर उसे बहुत मारा। उन तीनों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, जिस वजह से उनके चेहरे दिखाई नहीं पड़े और ना ही उनके ऊपर कोई केस हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो पकड़े ही नहीं गए तो मुझे कैसे पता चला। असल में ये भी उन्होंने शराब के नशे में मुझे बता दिया था। मैंने यह बात जाकर निराली को बताई और उससे कहा कि अगर उन लोगों को पहले ही सजा दिलवा दी होती तो उनके इरादे इतने बुलंद नहीं होते। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमें सबको सच सच बता देना चाहिए। अब इससे पहले कि निराली कुछ बोलती, वहां पर विक्रम आ गया। उसने हमारी सारी बातें सुन ली और फिर उसने कहा कि तुझे पता कैसे चला, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अब उन लोगों को मेरे ऊपर शक होने लगा था। मैं रहता तो उनके साथ ही था, इसलिए मुझे उनसे थोड़ा डर भी लगने लगा था। वह लोग मुझे अजीब तरह से देखते थे। देखते क्या थे, घूरते थे। रात में जब मैं सोता था तो मुझे कभी कभी अजीब से मंत्रोच्चारण की आवाजें आती, और जब मैं उठकर देखता तो पाता कि रोहन कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुझे ही घूर रहा था। मैंने सोचा कि इस बारे में वार्डन से कंप्लेन करूं, लेकिन फिर वे तीनों एक साथ होकर मेरे बारे में ही झूठ बोलने लगते कि मैं उनसे जलता हूं क्योंकि उनके नंबर मुझसे ज्यादा आते हैं। स्विंगलीव मैंने अब इनके बारे में कंप्लेन करना भी बैंड कर दिया था। इन्हें सब के दौरान एक दिन रोहन मुझसे बोला, तुझे हमारा साथ नहीं देना तो ना सही, लेकिन तू हमारा काम भी नहीं बिगाड़ा। अगर तूने ऐसा किया तो याद रखना हम क्या कर सकते हैं।
उन लोगों को लगा होगा कि इन सब से मैं डर जाऊंगा, लेकिन नहीं, मुझे इन सब से काफ़ी गुस्सा आया और मैं अगले दिन ही जाकर उस टीचर को इन लोगों की करतूत के बारे में बता दिया कि उनके बेटे को इन तीनों ने मारा था। यह सुनकर सर को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने 1 महीने के लिए उन तीनों को कॉलेज से रस्टिगेट करवा दिया। उन तीनों को यह बात नहीं पता थी कि सर को मैंने बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मेरे ऊपर शक हो गया था। वही उन तीनों के जाने से निराली काफ़ी खुश थी, क्योंकि वह तीनों उसे काफ़ी परेशान करते थे। इसी दौरान एक रोज़ जब मैं कॉलेज में बैठा था, तभी मुझे घर से फ़ोन आया। वो फ़ोन मेरी माँ का था और उस समय मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरा भाई सीढ़ियों से गिर चुका है, जिस वजह से उसकी एक टांग टूट चुकी थी। ये सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया और घर के लिए जाने लगा। इसी दौरान मुझे रोहन मिला। वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, देखो गौरांश, अब भी वक्त है। मेरी बात मानकर तुम हमारे साथ मिलकर संस्था के लिए काम करो। इससे न सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान बची रहेगी, बल्कि तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते थे। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और फिर घर आ गया। घर आकर मैंने देखा कि मेरा भाई अब पहले से ठीक था। मैंने कुछ दिन घर पर ही रहने का फैसला किया। इसी दौरान मेरी माँ ने घर पर हवन करवाने की सोची। हवन की सारी तैयारियां हो चुकी थी और फिर पंडित जी आए। सच कहूं तो उस समय मैं उस अजीब सी संस्था के बारे में भूल ही गया था और यह भी भूल गया था कि मैंने उस संस्था के उस अजीब से अनुष्ठान में पार्टिसिपेट कर लिया था। इसलिए मैं अनजाने में हवन में बैठ गया। मेरे ऐसा करते ही हवन की अग्नि शांत हो गई। ऐसा कई बार हुआ और फिर मैं उस हवन से उठ गया। सब लोगों ने मुझे रोका, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं इस हवन में बैठा तो मेरे परिवार वालों को इस हवन का फल नहीं मिलेगा। मेरे उठते ही हवन अच्छे से होने लगा। ये सब मेरे पिता को बहुत अजीब लगा। वह मुझसे इस बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हवन पूरा होने का इंतजार किया। हवन पूरा होने के बाद पंडित को दक्षिणा देकर भेजा जाने लगा। इस दौरान वह पंडित मुझे अजीब निगाहों से घूर रहा था। शायद उसे शक हो गया था कि मैंने क्या किया था। खैर, पंडित के जाने के बाद मेरे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे पूछा, बता, बात क्या है? उस हवन की अग्नि बार बार शांत हो रही थी। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। सच कहूं तो मैं इन सब से काफी परेशान हो चुका था। मैं इस रोज रोज की समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने माता पिता को इस बारे में सब सच बता दिया। यह सुनकर मेरे माता पिता काफी घबरा गए, क्योंकि इस बार मामला काफी गंभीर था। तब मेरे पिता ने मुझे कुछ दिन यहीं पर रहने की सलाह दी, क्योंकि वह इसके लिए कोई हल देखना चाहते थे। मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। आखिर यह मेरा भी तो घर था, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। इन्हीं दिनों में मेरे पिता एक बूढ़े तांत्रिक को लेकर घर आए। उस तांत्रिक ने मेरा चेहरा देखकर कहा, बात अब हद से काफी आगे निकल चुकी है। अब ये उस अजीबोगरीब संप्रदाय का हिस्सा बन चुका है। उस संप्रदाय को बहुत सी काली शक्तियों का साथ मिला हुआ है। इस वजह से ये इतनी शक्तिशाली है। अब अगर तुमने इनके बताए नियमों का पालन नहीं किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को झेलना पड़ेगा। यह सुनकर मैंने उन्हें बताया कि जब से मुझे यह बात पता चली है, मैं उनके सारे नियमों को मानना शुरू कर दिया है। लेकिन हाँ, मैं उनकी उस अजीब सी साधना में नहीं जाता। बाबा बोले, उनके विशेष नियमों में कौन कौन से नियम है, क्या तुम बता सकते हो? मैंने कहा, हाँ, उसमें उनके अलावा किसी और धर्म को नहीं मान सकते। मर्जी हो तो सारी तामसिक क्रिया कर सकते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, और हाँ, समय समय पर संस्था में नए लोगों को जोड़ना होगा। हर किसी सदस्य को कम से कम एक नए सदस्य को जोड़ना पड़ेगा। जो सदस्य जितना ज्यादा सदस्य को जोड़ेगा, उतना ही ज्यादा वह शक्तिशाली होगा। बाबा बोले, तुमने कितने सदस्यों को जोड़ा है अब तक? मैंने कहा, एक भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इन सब में फंसे। बाबा गहरी सांस लेकर बोले, मैं सारी बात समझ गया। उस दिन जब तुम्हारा दोस्त शराब के नशे में तुम्हें सब बता रहा था, तब वह नशे में नहीं था, बल्कि वह बिल्कुल होशोहवास में था। उसने जानबूझकर तुम सबको यह बताया था कि तुम उसके पीछे आओ
और फिर उसके पीछे आते ही तुम संस्था का हिस्सा बन जाओगे, फिर भले ही तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। उसने एक सोची समझी साजिश के तहत तुम लोगों को वहां बुलाया और अब तुम लोग उस संस्था का हिस्सा हो। तुम तो समझदार थे जो इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन शायद तुम्हारे दोस्त इतने समझदार नहीं थे। अगर तुम कोशिश करो और मेरा साथ दो तो तुम इन सब से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि तुमने अभी तक इस संस्था की सत्ता को स्वीकारा नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए उस इंसान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी वजह से तुम इस संस्था का हिस्सा बने थे। बताओ, मंजूर है? मैं किसी भी कीमत पर इन सब से बाहर निकलना चाहता था, फिर भले ही इसके लिए मुझे मेरे दोस्तों को नुकसान क्यों ना पहुंचाना पड़े। वैसे भी वह लोग इस लायक नहीं थे कि उन पर लिहाज किया जाए, इसलिए मैंने इस काम के लिए फौरन हाँ कर दी। फिर बाबा ने मुझे अपनी योजना बताई। मुझे पता था कि मैं रोहन की वजह से संस्था में आया हूं और अब मुझे इससे बाहर निकलने के लिए भी रोहन की ज़रूरत थी। मुझे रोहन का इस्तेमाल किया हुआ कोई कपड़ा और उसका एक बाल चाहिए था, इसलिए मैं वापस हॉस्टल आ गया। हॉस्टल आकर मैं वापस सामान्य जीवन जीने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन असल में मैं मौका देखते ही रोहन का कोई कपड़ा और उसका बाल उड़ा लेने की फिराक में था। एक आध दिनों बाद जब मेरा कोई भी दोस्त कमरे में नहीं था, तब मैंने रोहन की अलमारी में से उसकी एक पुरानी टी शर्ट निकाली और उसके साथ ही उसकी कंघी में से उसके 2-4 बाल निकाल लिए और फिर उसको एक बैग में डालकर मैं कमरे से बाहर गया ही था कि तभी कमरे के दरवाजे पर रोहन, विक्रम और विजया खड़े हुए। वे तीनों सपाट भाव से मुझे ही घूरे जा रहे थे। उस समय मुझे काफी डर लगने लगा था, लेकिन फिर मैंने अगले ही पल उनसे पूछा, क्या बात है, मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? मेरे हाथ में वो बैग देखकर पूछा, इस बैग में क्या है? मैं काफी घबरा गया था, लेकिन फिर अगले ही पल मैंने अपनी घबराहट को काबू करते हुए पूछा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं घर जा रहा हूं, मुझे मेरे भाई की चिंता हो रही है। ये बोलकर मैं वहां से तेजी से निकल ही रहा था कि तभी विक्रम ने मेरा रास्ता रोका और फिर इससे पहले कि मैं कुछ करता, विजय ने मेरे हाथ से मेरा बैग छीन लिया। उन दोनों ने मेरा रास्ता रोक लिया। वही अब वो बैग रोहन के हाथ में था। रोहन ने उस बैग को खोला। बैग खोलते ही उसने देखा कि उसके अंदर उसकी टी शर्ट थी। ये देखकर वह बोला, मेरी टी शर्ट कहाँ ले जा रहे हो? मेरे पसीने छूटने लगे, लेकिन फिर अगले पल मैंने बोला, ये तुम्हारी नहीं, मेरी टी शर्ट है। तुम्हारे पास भी शायद ऐसी कोई टी शर्ट होगी, अब छोड़ो मुझे। बोलकर मैं जा ही रहा था कि तभी उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जबरन कमरे के अंदर ले आए। और फिर रोहन बोला, तुम मेरे खिलाफ कोई चाल चल रहे हो। मुझे पता है कि अगर जिसके थ्रू तुम संस्था में आए थे उसको कुछ हो जाए तो फिर तुम्हारी संस्था की सदस्यता रद्द हो जाती है और फिर वह तब तक रिन्यू नहीं होती जब तक कि तुम खुद जाकर उसे रिन्यू न कर लो। तुम मुझे नुकसान पहुंचाकर अपनी सदस्यता रद्द करवाना चाहते हो, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगा। पकड़ लो इसे। इसे सीधी भाषा समझ में नहीं आती ना, तो अब इसे टेढ़े रास्ते से समझाना पड़ेगा। अब इससे पहले यह मुझे नुकसान पहुंचाए, इसको ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए मैं जोर जोर से चीखने लगा। मेरी आवाज सुनकर आसपास कमरों में मौजूद लड़के मेरे कमरे तक आए और हमसे पूछने लगे कि आखिर बात क्या है। तब उन तीनों ने उनको बताया कि मैं रोहन का सामान चोरी कर रहा था, इसलिए यह लोग मुझसे पूछताछ कर रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक शख्स बोला, अगर ऐसा है तो हमें इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। आज उसने तुम्हारे कमरे में चोरी की है, कल को हमारे कमरे में भी कर सकता है। यह सुनकर वह तीनों परेशान हो गए, क्योंकि अगर वार्डन को पता चला तो बात उनके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उन्होंने मना किया, लेकिन फिर तभी मैंने कहा, हाँ मैं करूंगा चोरी। अब तुम्हारी ही नहीं, सभी के कमरे में चोरी करूंगा। जो करना है कर लो। मेरी बात सुनकर वहां मौजूद लड़के और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने वार्डन से मेरी शिकायत कर दी। वार्डन ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन फिर मैंने 2 की 4 उसे भी सुना दी। यह सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आया और उन्होंने मुझे उसी समय उस हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। सच कहूं तो मैं यही चाहता था, क्योंकि यहां तो जान के लाले पड़े थे।
खैर, मैंने अपना सामान उठाया और हाइनस्टल से घर वापस आ गया। इस दौरान रोहन और बाकी दोनों शांत बने हुए थे, क्योंकि अब मैं वहां नहीं था तो मैं उनका सामान नहीं ले सकता था। इस दौरान रोहन निश्चिंत था कि जब मैं यहाँ नहीं हूं तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यहाँ पर वह मेरी एक चाल से अनजान थे। असल में मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले ही रोहन की एक टी शर्ट अपने बैग में डाल ली थी। उसकी टी शर्ट और उसके बाल को लेकर मैं घर आ चुका था। घर आते ही मैं उस तांत्रिक बाबा के पास दौड़कर गया और उन्हें रोहन की टी शर्ट और बाल दिए। बाबा ने बिना ज्यादा समय गंवाए अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उस अनुष्ठान में मैं कोने में बैठा था और बाबा सामने की तरफ। जैसे जैसे वह अनुष्ठान हो रहा था वैसे वैसे वहां की हवा थोड़ी गाढ़ी होती जा रही थी। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैं शांत बना रहा। कुछ देर बाद वो अनुष्ठान पूरा हुआ और ऐसा होते ही हवा में एक काला सा साया आया। उस साये ने कहा, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इस कपड़े को और इस बाल को ध्यान से देखो। इसका जो भी मालिक है, तुम्हें उसे इस लायक कर देना है कि वह अपनी सोचने समझने की शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खो दे। अगर जरूरत पड़ी तो उसे खत्म करने से भी पीछे मत हटना और बीच में जो भी आए उसे भी मत छोड़ना। उसके बाद उस साये ने उस टी शर्ट को एक नजर देखा और फिर उसके अंदर समा गया। फिर अगले ही पल वो साया उस टी शर्ट में से बाहर निकला और फिर वहां से गायब हो गया। उसके बाद रोहन का क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं वहां नहीं गया था, लेकिन मुझे खबर जरूर आई थी कि रोहन ने आत्महत्या कर ली थी। वही विक्रम और विजय दोनों पागल हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन फिर उस तांत्रिक ने मुझे बताया कि उस रूह ने रोहन के शरीर पर कब्जा कर उसे आत्महत्या करने पर विवश कर दिया होगा। वो भले ही कितनी ही अजीब संस्था का सदस्य रहा हो, लेकिन ताकतवर रूहानी शक्तियों का सामना वो नहीं कर सकता। वहीं विक्रम और विजय ने उसकी सहायता करने की कोशिश की होगी, तभी उस रूह में उनके दिमाग पर कब्जा कर उनके दिमाग के कुछ हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इस घटना को आज पूरे 7 साल हो चुके हैं। मेरे दोनों दोस्त विक्रम और विजय अभी भी मेंटल असाइलम में हैं। वहीं मैं आज अपनी मेहनत के दम पर दिल्ली की एक कंपनी में काम करता हूं। मेरे दोस्तों की हरकत की वजह से निराली को काफी कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने उससे शादी कर ली और आज हम दोनों सुख से रह रहे हैं। लेकिन मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि इस दुनिया में किस किस तरह की अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग धर्म में मानती हैं, फिर भले ही वो किसी को जबरन अपने समुदाय में शामिल करें या कोई अपनी मर्जी से उसमें शामिल होता हो। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आपने अभी जो कहानी सुनी वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, ये एक सच्चाई है। गौरांश ने अपने दोस्तों के साथ जो देखा वो कोई आम घटना नहीं थी। शैतानी ताकतें असल में मौजूद हैं और उनका खेल बहुत ही खतरनाक होता है। और देखिए, मेरा मकसद आपको सिर्फ डराना नहीं, बल्कि ये भी बताना है कि असली ताकत मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई में है। शैतानी ताकतें कितनी भी आकर्षक क्यों न लगें, उनके पीछे हमेशा विनाश छुपा होता है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो चीजें बहुत आसान लगती हैं या जहां हमें शॉर्टकट्स मिलते हैं, वहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। दुनिया में कई तरह की ताकतें होती हैं, लेकिन उनका सहारा लेने से पहले सोचना चाहिए कि कहीं हम अपनी जिंदगी और आत्मा की कीमत तो नहीं चुका रहे। दोस्तों, ऐसी किसी भी ताकत के जाल में फंसने से पहले 2 बार सोचें। आपकी जिंदगी आपकी मेहनत और सही राह पर चलने से ही सफल होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, लेकिन काफी कम लोग होते हैं जो आखिर तक कहानियों को सुनते हैं। अगर आप आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जरूर जाना, ताकि मैं अगली स्टोरी में आपका नाम ले सकूं। चलिए अब अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। राम नायक शर्मा, जय सिंहपुर, डमार बहादुर जापान, अखिल अमृतसर, रसूल खान दिल्ली, डैनी फ्रॉम अमेरिका, विष्णु प्रसाद फिरोजपुर, विशाल राय सिक्किम, अखिल पठान दिल्ली,
अशोक सक्सेना लखनऊ, युवराज दुबे मिर्जापुर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी को तैयार करने में हमारी मदद की है ममता सहाय ने। तो चलिए अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ।